Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अस्पताल की व्यवस्था को तंदुरुस्त करने हेतु डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने ज्ञानिक वार्ड के सभा कक्ष में कर्मचारियों के साथ बैठक कर समस्या सुना एवं जल निदान हेतु आश्वासन दिया। इस मौके पर कर्मचारी संघ के नेता गुड्डू पासवान, मनोज मंडल ने पाग माला से अधीक्षक का भव्य स्वागत किया। मानसिक विभाग में सर डिप्रेशन में हूँ सर बेवजह बिना नियम का मुझे 2015 में मानसिक विभाग से बच्चा विभाग में ट्रांसफर कर दिया अधीक्षक साहब, और बिना रिलीफ किए हुए मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं उनसे जाके कही कि रिलीफ करने के लिए जब तक कोई नहीं आएंगे मुझे रहने दिया जाए, तो मेरा वेतन मतलब कर दिया। इसके बाद रोक दिया गया। इसके बाद विशेष परिस्थिति में मुझे ज्वाइनिंग देना पड़ा बच्चा विभाग में। 2015 से लेकर 2016 का अगस्त तक मैं वहाँ रही। इसके बाद मेरा स्थानांतरण पुनः फिर ऑफिस में ले आए। ऑफिस में मैं 2 रोज रही। इसके बाद मानसिक विभाग में जितने भी मशीन है सभी मेरे चार्ज में, मैं महिला का सेवका और वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी मैं ही करती हूँ। तो इस परिस्थिति में अधीक्षक साहब मुझे डिप्रेशन में 10 दिन के लिए मानसिक विभाग में भेजे, जाओ तुम वहाँ मैट्रन है किरण चौधरी, उनको चार्ज देना। चार्ज लेने से इनकार कर रही, तो मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ? मेरा तो ट्रांसफर आप पेडिया में कर दिए हैं, वहाँ से बच्चा विभाग में डालेंगे। इसके बीच में अगर कोई ताला तोड़ के मशीन का कोई भी पार्ट या मशीन ले जाता है तो मेरी तो नौकरी जाएगी सर। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? रजिस्टर मेंटेन जो भी होता है मैं नहीं करती सर। ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ ओपीडी में जो सिस्टम वहाँ भी जो ली है ना चार्ज, उसी को हैंड ओवर कर दिया जाए। तो 4 ग्रेड कर्मचारी के ऊपर सर करोड़ों का लाखों का चार्ज दे दिया जाता है सर, इससे रोक लेगा। करोड़ों के चार्ज हमको दिए हुआ है, वो सर करोड़ों के चार्ज तो सर सिस्टर के होना चाहिए। 4 ग्रेड कर्मचारी इतना बड़ा चार्ज रखेगा, ये तो सर संभव नहीं है। आपका कहना है कि जो सिस्टर का चार्ज लेना है या सिस्टर को सर उसको जो रनिंग आइटम है जो देखने रखने वाला वो सब तो मान लीजिए कर्मचारी से हम लोग ले लेते हैं। जो हेवी सब है सर सिस्टर को। और सर एक बात और हम कहेंगे सर, पहले के तरीका से जिस तरीका से कर्मचारी यहाँ मास लेवल पर जो पद के अनुरूप रहते थे सर, सरकार को लेकर के सर उसको कराया जाए और सोर्सिंग व्यवस्था को किया जाए। वही तो सुझाव बोले सर यहाँ करना चाहते हैं। जी सर, कैसे करें ना सर? यहाँ सर कर्मचारी था पहले सर 500 ऊपर वाटर ट्रेनिंग 22 सारे मिला। यहाँ सोर्सिंग व्यवस्था नहीं थी। जितना सर सरकार के द्वारा पद रिक्त है सर उसको या डेली वेज के द्वारा या सरकार को हो या परमानेंट के द्वारा उसको सर भर दिया। उसमें सर हम लोग को जो संगठन के नेता हो जिस संगठन से, उसमें भी हम लोग लगा करके सारा हम लोग बल से प्रयास करेंगे और सोर्सिंग व्यवस्था को सर यहाँ समाप्त करेंगे। कर्मचारी का हो जाएगा सर, तो जो कर्मचारी सब है जो जा रहे हैं कुछ हो रहा है, उसका बाल बच्चा है सर, दोनों नाते से उसको मौका मिल जाएगा। अब सर ऐसा है कि ऊपर से हो रहा है कि ठेकेदारी प्रथा पर वहीं से लोग आवेगा, वहीं से काम करेगा सर। यहाँ तो जितने भी कर्मचारी सबका बाल बच्चा का जीवन भर समाप्त होने जा रहा है। बहुत चीज बाधित होता है, जिसके कारण हम लोग को भी सर्जरी प्लस एनेस्थेसिया देखना पड़ता है। हम लोग कर्म क्रिया की ओटी के अंदर ये कोई ठीक नहीं, इतना सारा काम आता है, इसलिए निश्चितना विभाग में करनी पड़ेगी। नहीं है, नहीं 2010 में हम लोग 6ठम वेतन के लिए हड़ताल में गए थे और 2014 में हम लोग का हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान हो गया था, लेकिन आज तक उसके एसीपी का एरियल का लाभ हम लोग को नहीं मिला, जबकि आवेदन दिए हुए 6 माह से ऊपर इसका प्रावधान है जी।
दूसरी बात सर, हम लोग का भविष्य निधि का अद्यतन जो है ना अभी तक नहीं हुआ। आवेदन बार बार दिया जा रहा है लेकिन अभी नहीं हुआ। तीसरी बात सर, हम लोग बिहार सरकार के नियम के अनुसार से चतुर्थ वर्गीय कर्मी को तृतीय वर्ग में पदोन्नति करना है। बिहार सरकार के पत्रांक निदेशक प्रमुख प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक 705 दिनांक 26/7/16 के अनुसार से जो इंटर पास है उनको पदोन्नति देना है। और अभी DMCH में हाल फिलहाल में अधीक्षक महोदय के द्वारा कंप्यूटर का परीक्षा लेके उसमें जो पास करते हैं उनको मतलब तृतीय वर्ग में पदोन्नति देते हैं। लेकिन सरकार का चिट्ठी जो है बिहार सरकार अधिसूचना पत्रांक 16,103 दिनांक 18/12/2017 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले वरीयता सूची के आधार पे प्रोन्नति देना है। उसके बाद जो है कंप्यूटर परीक्षा देंगे और जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक उनका सेवा संपूर्ण नहीं होगा। यहाँ सरकारी कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय का आवास जो भी है वो जर्जर हालत में है, न सही ढंग से शौचालय का व्यवस्था रहता है और अभी बरसात का भी समय है, तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम से कम दिया जाए। और पूर्व में भी जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी थे उनको तृतीय वर्ग में ड्रेसर के पद पे मतलब पदोन्नति भी दी गई है। अगर वैसा कोई रूल है तो हमारे इन कर्मचारियों को भी उसमें पदोन्नति दिया जाए। तो उन लोग की जो समस्या है तो उसको हम लोग पत्राचार करेंगे। इन लोग का ये भी है कि वार्ड अटेंडेंट ही एक्सरे टेक्नीशियन का काम करते हैं, वार्ड अटेंडेंट ही सुई लगाने का भी काम करते हैं और अपने काज के अलावे वो बहुत से दूसरे कार्यों का संपादन भी करते हैं। तो इनके लिए इनको कुछ भी बोनस मिला जाए किसी भी तरह से, जिस रूप में हो दिया जाए, या उनको उस जगह पर जिसकी जो कमी है उसको पूरा किया जाए। कुछ लोग प्रोन्नति की बात की है अभी, जो 4th ग्रेड में जिनका है वरीयता के क्रम में उनको 3rd ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए और फिर उन कंप्यूटर का एग्जामिनेशन लिया जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। ऐसे भी बात आई है जिसको कि हम लोगों ने किया है वो भी करेंगे। इन लोगों का रहने का आवास का जो समस्या है, जिसमें कि जहाँ रह रहे हैं वो जर्जर भवन है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, शौच की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत होंगे और जो काम 24 घंटा के अंदर करना होगा वो 24 घंटा के अंदर करेंगे। जो 7 दिन के अंदर है वो 7 दिन में, और जो महीने जिसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है उसके लिए मैं मार्गदर्शन दूंगा और इन लोगों की समस्या का यथासंभव हल मैं करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आज दिनांक 24/7/18 को अस्पताल अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों के साथ गेट टुगेदर मीटिंग की गई है कि DMCH का विकास कैसे हो, कर्मचारियों को साथ लेके एक दूसरे से कंधा मिला के मरीजों के हित में काम कैसे हो। इस मीटिंग में सर्वप्रथम DMCH के कर्मचारी गोपगुट के द्वारा हम लोगों ने अस्पताल अधीक्षक का कर्मचारी के द्वारा अभिनंदन किया है। अभिनंदन के बाद अधीक्षक के द्वारा पूछा गया कि आप लोगों के साथ क्या समस्या है, अस्पताल कैसे चलेगी। आप भी एक DMCH का एक अभिन्न अंग हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा, हर समस्याओं को रखा, जैसे चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पदोन्नति, आवास जर्जर स्थिति में है, नए भवन के निर्माण हेतु सरकार को लिखा जाए। जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं वो जगह जगह पारा मेडिकल कर्मी के तरह कहीं OT असिस्टेंट के पद पे, कभी लैब टेक्नीशियन के पद पे, कभी डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। और उन्होंने बताया, हम लोगों ने मांग रखा कि हम लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए और सरकार से अगर ऐसा प्रावधान है, जो पूर्व में भी चतुर्थ वर्गीय कर्मी को जो ड्रेसर का काम करते थे उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे के ड्रेसर के पद पे प्रोन्नति दी गई, उसी धारा को माध्यम बना के हमारे तमाम वैसे कर्मचारी जो पैरामेडिकल का काम कर रहे हैं उनको प्रोन्नति दी जाए। इसके लिए हम लोग तमाम कर्मचारी अस्पताल अधीक्षक के जो DMCH के विकास के लिए अग्रतर हैं, हम तमाम कर्मचारी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के मरीजों के क्या आश्वासन मिला इन सारी समस्याओं से अवगत कराए? तो अस्पताल अधीक्षक के द्वारा बोला गया कि आपकी जो भी समस्या है उस पर 24 घंटा के भीतर में ये लिखा पढ़ी से लेके
हर चीज़ उस पर किया जाएगा। दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में मां श्यामा मंदिर के बगल में वर्षों से अतिक्रमित मकान को खाली करने हेतु नोटिस दिया गया। मौके पर विश्वविद्यालय थाना एवं रजिस्ट्रार उपस्थित थे। सामने की जो भवन दिखाई पड़ रही है विश्वविद्यालय की है। विगत 3 वर्षों से इसमें ताला लगा हुआ था और इस बीच में इन्होंने ताला तोड़ करके विश्वविद्यालय में घुस गए हैं और कह रहे हैं कि जो ये मेरा है ऐसे ही। और जब हम खाली करने के लिए नोटिस दिए हैं तो देख रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं। कौन आदमी कब्जा किए हुए हैं? ये नागेंद्र झा। क्या है कोई विश्वविद्यालय में कोई पदाधिकारी? कोई कहीं से कुछ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा स्टेट ऑफिसर मिथिला विश्वविद्यालय विजय कुमार यादव। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु टेम्पो एवं बड़ी वाहनों का सघन जांच अभियान विश्वविद्यालय थाना, बेता ओपी एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें 73 टेम्पो को बिना परमिट एवं कागजात के अभाव में पकड़ा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ से दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए 16 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो जिसका परमिट है वो चलेगी टाउन के अंदर, जैसे कि बेनीपुर, बिरौल, बाहर की गाड़ियाँ शहर में नहीं आएंगी ताकि यहाँ भीड़ भाड़ कम हो। यहाँ के जो मतलब शहर के जो परमिट दिए गए वही गाड़ियाँ चलेगी, ऑटो चलेगी। तो क्या अवैध टेम्पो भी शहर में चल रही है? इसका मतलब इसका कारण है कि बड़ी संख्या में चल रही है। हाँ, बड़ी संख्या में चल रही है, जिसको हम लोग अभी उसका शिकंजा कस रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हम लोग 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन से कुछ महसूस हुआ होगा, कम भीड़ भाड़ लग रहा होगा आपको। तो भीड़ तो कम, तो क्या प्रावधान है उसका? शुल्क क्या उसका जुर्माना? इसका शुल्क है, हम लोग DTO के यहाँ चालान बना के भेज देते हैं। 5000 से नीचे फाइन नहीं। अब पेपर आगे जो भी कमी हो उसका और अलग फाइन है, लेकिन बिना परमिट का जो शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं उसका 5000 फाइन। 28 जुलाई से श्रावण शुरू होते ही बाबा नगरी देवघर जाने हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ती है, लेकिन रेलवे प्रशासन के स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है। रविवार 12:30 बजे और बुध, शुक्र, रवि 3:45 बजे, सोमवार, शुक्रवार 2:30 बजे भी गाड़ी है। क्या है, कौन गाड़ी है? 12:30 बजे रांची एक्सप्रेस, बुध, शुक्र, रवि। 2:30 बजे सोमवार और शुक्रवार मिथिलांचल एक्सप्रेस। बुध, शुक्र, रवि 3:45 बजे जाती है दरभंगा से हावड़ा भी जाती है, कोलकाता भी जाती है। बुध, शुक्र को, बुध और रविवार को कोलकाता जाती है और शुक्रवार को हावड़ा जाती है, जो जसीडी होते हुए जाती है। और गंगा सागर प्रतिदिन जाती है। और सुल्तानगंज जाने के लिए प्रतिदिन रात में 10:30 बजे। जसीडी जाने के लिए ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, सुल्तानगंज जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भटक रहे 2 बच्चों को RPF ने पकड़कर जांचों उपरांत उनके माता पिता के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चा सुंदरपुर पोखरा निवासी राजकुमार महतो एवं राजा साहनी के पुत्र हैं। दोनों घर से भटके हुए
थे। बच्चे खेलते कूदते में स्टेशन तरफ में आ गए थे और दैनिक चेक-इन के क्रम में रैनिक सेवा के सहयोग से हम लोग राउंड के क्रम में 1 नंबर प्लेटफॉर्म के RMS के सामने में दोनों भटके हुई स्थिति में बैठे हुए थे। पूछताछ करने में ठीक रूप से जवाब नहीं दे गया, इसके संबंध में बहुत ज़्यादा पूछने के बाद में लोग एड्रेस बताने भी लोग खबर किया गया और गार्जियन को सही सुपुर्द कर दिया गया। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से पार्किंग किए हुए वाहनों से GRP थाना द्वारा फाइन वसूला गया। अवैध पार्किंग में जितनी भी मोटरसाइकिल लगाते हैं लोग, उन पे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निर्गत चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। सर कितने का चालान वसूल करता है एक गाड़ी? मिनिमम 100 से 500 तक का चालान हम लोग काटते हैं जी अवैध पार्किंग के लिए। अभी तक 5-6 गाड़ी का चालान अभी तक काट चुके हैं। सर यह कार्यक्रम कितने दिन से चल रही है? ये कार्यक्रम लगातार चल रही है पूरे 4 महीने से। कब तक चांस है चलने के? चलते रहेगी, इसका कोई नहीं, हमेशा चलेगा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर RJD की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश के आह्वान पर पूरे देश में जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रश्नकाल में इसको बहस का मुद्दा उठाया। सरकार इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज हम लोग 1 दिवसीय पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे और सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि किसानों की जो भी समस्या है, किसानों की जो भी बकाया, पूर्व में भी बाढ़ के समय में जो किसानों को मुआवजा का घोषणा हुई वो अभी तक नहीं मिला है। वर्तमान में बारिश नहीं होने के कारण बिहार सूखाग्रस्त घोषित, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। इस पर अगर सरकार नहीं जल्द चेतती है तो फिर पुनः हम लोग अपने प्रदेश के जो निर्णय होगा आगे सड़क पर उतरने का काम करेंगे। चीन हो गए केंद्र और राज्य की सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े कॉरपोरेट हाउस की सरकार है, उसको किसानों की तकलीफ की कोई नज़र नहीं आता है। और देश भर में जो किसान हैं उसके जो दाम उचित मूल्य मिल नहीं रहे हैं, उनकी जो लागत है उससे आमदनी उसकी कमती जा रही है। जो उसका लागत खर्च है उसके बार ये सरकार घोषणा करती है कि उसके मूल्य की वृद्धि करेंगे, लेकिन आज तक किसानों की मूल्य वृद्धि नहीं हो पा रही है। और किसान आज ऐसी स्थिति में पड़ गया है, कर्ज में डूब गया है खेती के कारण कि वो किसान अब आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में और खास के जो बिहार का इलाका है, उत्तर बिहार भारत का इलाका है, उत्तर भारत का इलाका यहाँ सुखाड़ से प्रभावित है। यहाँ वर्षा होने का अभी यह मुख्य सीजन है। ये 15 जून से लेकर और 5 अक्टूबर के बीच में ये सघन बारिश का काल है, जहाँ पर आज तक 12 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो नगण्य है। यहाँ 1200 से 1800 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है और अच्छी खेती हो पाती है किसानों की। और ऐसे अकाल की स्थिति में भी सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। हम सरकार से इस संवेदनहीन सरकार से मांग करते हैं कि इसी को न करवा लेते, किसानों का जो मुआवजा मूल्य है वो अविलंब इसका लागत नहीं बराबर दें, और जो यहाँ सूखा में प्रभावित लोग हैं उसकी राहत की। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।